हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक भी ऐसा किसान नहीं होगा जिसके खेत पर कभी खरपतवार ना उगती हो, जिसके खेत में फसलों में कीट ना लगती हो, जिसके फसलों में मतलब रोग ना लगते हो। सब चीज़ होती है, हर किसान के साथ ये चीज़ होती है। और इन चीज़ों से निपटने के लिए किसान क्या करता है? रासायनिक यानी कि केमिकल पदार्थों का उपयोग करता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या नुकसान होते हैं रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स के। ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से जैविक माध्यम से, ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेत में कीट का, जिसके बाद फिर अपना हो गया खरपतवार का और फिर रोगों का, तीनों का नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इन्हें आपके खेत से मिटाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों, ना केवल हम इनके टेम्पररी सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, हम इसके परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि आप कैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल इन प्रैक्टिसेस को लगातार आप आपके खेत में करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कीट, रोग, खरपतवार आपके खेत से हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं थ्रिप्स मैनेजमेंट यानी कीट का प्रबंधन किस तरीके से आपको करना है, ताकि आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको ये कीट जो आपके खेत में दिखते हैं ये आपको कम देखने को मिले और लगभग समाप्त भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है ना, तो आपके अपने खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, हो सके तो प्लाऊ करना चाहिए। अब प्लाऊ करने से क्या होता है कि गहरी जुताई करेंगे तो जो सूरज की तेज गर्म किरणें हैं वो ज़मीन के अंदर तक जाएगी, जिससे क्या होगा, जो कीट के जो अंडे होते हैं, जो शंकु होते हैं, लटाए होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी फसल के समय जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगली बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आजकल आप जो भी क्रॉप बोते हैं, जो भी फसल लगाते हैं, उसकी वैरायटी का, एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो कीट से लड़ने की हिम्मत रखती हो, शक्ति रखती हो, यानी कि उसमें कीट प्रतिरोधा क्षमता हो। कीट की मतलब ऐसी, मतलब फसल की बुवाई करने से भले आपका कीट का अटैक भी होगा आपकी फसलों पर, तो भी आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। और जो अगली बात जो आपको और ध्यान में रखनी वो ये है कि आपको उपयुक्त क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। दोस्तों, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करने से, अपनी फसलों में नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करने से जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी फसल पर, अपने खेत पर खाद को बैलेंस बनाकर छिड़काव करना चाहिए। एक अच्छा बैलेंस बनाकर छिड़काव चाहिए। जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको एक एक सही मात्रा में आपको फसल को देना चाहिए। दोस्तों, कीट का प्रकोप रोकने के लिए आपको अपने खेत में सिंचाई समय समय पर करनी चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम आपके खेत में इरिगेशन आपको करना चाहिए दोस्तों। जो इरिगेशन करने से आपके जो छोटे पौधे होते हैं उनमें कीट से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो इसीलिए सिंचाई इज इम्पोर्टेंट और समय समय पर सिंचाई करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कीटों को मिटाने के लिए आपको अपनी फसल में फासु फसल का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। अगली चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कीट यानी कि थ्रिप्स अगर ऐसी अवस्था में, पौधे की शुरुआती अवस्था में, जब पौधा बन ही रहा होता है, इसी अवस्था में अगर आपकी फसल पर अटैक करते हैं, प्रकोप करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि शुरुआती अवस्था में जिन भी टहनियों पर, पत्तियों पर लगते हैं उनको तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा सिर्फ आपको शुरुआती ही, जो मतलब बनना ही स्टार्ट होता है पौधा, तब करना है, क्योंकि अगर इस समय आप इनको तोड़ भी देंगे कुछ टहनियों को तो वो फिर से उग जाएगी। दोस्तों, अपनी फसल को कीट से बचाने के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। अब क्या होता है फेरोमोन ट्रैप? इधर फोटो देख रहे हैं ना आप, यही होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ है ना, क्या करते हैं, इसको आप क्या करना, जैसे ऐसे 8-10 ले लेना फेरोमोन ट्रैप, और इसको है ना डंडे पे, खेत में बीच में, मतलब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 ले लेना, इसको डंडे में बीच कर बराबर दूरी पर बांध के अपनी फसलों के बीच में लटका देना। ये क्या करता है, जो थ्रिप्स होते हैं, जो कीट होते हैं, वो खींचता है अपनी तरफ, उनको मतलब अट्रैक्ट करता है, जिससे जब यहाँ पे इसके पास जो कीट आ जाता है ना, वो इसी में कैद होकर रह जाता है। दोस्तों, दीमक नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जो मित्र फफूंद होता है, जो फ्रेंडली फंगस होता है, उसका 2.5 से 5 किलो, मित्र फफूंद का 2.5 से 5 किलो गोबर की खाद में मिलाकर अपनी मिट्टी में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे जो कीट का प्रकोप है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और दोस्तों, जो मित्र फफूंद होता है, जो फ्रेंडली फंगस होता है, उसका नाम है मीटोराइजियम एनिसोप्लाट। ये इस नाम का ये मित्र फफूंद होता है। तो इसकी वजह से जो कीट का प्रकोप है वो काफ़ी हद तक
कम हो जाता है। और दोस्तों कीट का प्रकोप रोकने के लिए एक और विधि है, एक और प्रैक्टिस है जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने खेत में। तो दोस्तों बुआई से पहले, किसी भी चीज़ की बुआई से पहले आपको क्या करना है, नीम की खली का इस्तेमाल करना है। 1 टन नीम की खली को आपको आपके खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे जो कीट होता है उसके आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं आपकी फसल में। तो आपको 1 टन नीम की खली को लेना है और आपकी मिट्टी में छिड़काव कर देना है बुआई से पहले। और दोस्तों रस चूसने वाले कीटों को प्रकोप रोकने के लिए आपको क्या करना है, नीम का तेल 3 ml नीम का तेल को आपको प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपके फसलों पर छिड़काव कर देना है, जिससे जो कीटों का प्रकोप है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, रस चूसने वाले कीट। वहीं दोस्तों अगर दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो उसको ऑर्गेनिक तरीके से कम करने का एक सबसे आसान उपाय होता है कि आपको अपने खेत में जो सफ़ेदा की लकड़ी होती है उससे 10-15 मीटर की दूरी पर गाड़ देना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो लकड़ी होती है ना, ये इस दीमक को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, जिससे दीमक एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उसको नष्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपने खेतों में हमेशा आपको सड़ी हुई, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर कच्चे गोबर की खाद आपने डाल दी तो जो कच्चा गोबर होता है वो कई सारी बीमारी भी लगा सकता है आपकी फसलों को। और दीमक से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए दोस्तों एक और आसान तरीका जो आप उपयोग कर सकते हैं वो ये है कि अपने खेतों में पर्याप्त नमी बनाकर रखें, क्योंकि नमी से जो दीमक होता है वो दूर भगता है। और वहीं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि अगर आपके खेतों में जो सुंडी कीट होती है, सुंडियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा अटैक हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको एनपीवी का उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों इन सभी के बाद आप अपने खेत में, आप अपने फसल में ऑर्गेनिक कीटनाशकों को भी यूज़ करके कीटों का प्रकोप आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और आपको जानना है कि ऑर्गेनिक कीटनाशक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे हम तैयार कर सकते हैं, अपने घर पर ही कम लागत में कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा, तो उसे वहां से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, अब अपनी फसल में, अपने खेत में, अब आराम से आपकी जो कीट का प्रकोप है वो आराम से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और आप पाएंगे कि ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये कम धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप 1-2 साल में, 3 साल में इन्हें रेगुलरली ट्राई करेंगे अपने खेत में, अपने फसल में, तो ये जो कीट का प्रकोप है भैया वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये ऑर्गेनिक तरीका है, तो इन ऑर्गेनिक तरीका को आप यूज़ करिए। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रोग प्रबंधन की। तो दोस्तों पहले जो 3 पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है जो कि हमने जो थ्रिप्स मैनेजमेंट सीखा था उसमें भी बताया था कि आपको एक तो उचित फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन को अपनाना है, फिर ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो थ्रिप्स से भी बचाए और रोग से भी बचे, मतलब उसमें लड़ने की क्षमता हो। और तीसरी बात कि आपको गर्मी में जुताई करना चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई करने से उधर क्या हो रहा था, कीट के जो अंडे थे वो नष्ट हो रहे थे, यहाँ पर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो नष्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों अगली बात जो ध्यान में रखना वो बताने से पहले एक कहावत सुनाता हूँ कि दोस्तों लोहा ही लोहे को काटता है, और ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दोस्तों कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिससे फसल में रोग लगता है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो फसल को रोगों से बचाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रोग से बचने के लिए आपका जो बीज होता है उसको बोने से पहले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। अब ट्राइकोडर्मा क्या होता है, तो दोस्तों मतलब रिलैक्स रहिए, ट्राइकोडर्मा कोई केमिकल चीज़ नहीं है। ये दोस्तों फ्रेंडली फंगस होता है, यानी कि मित्र फंगस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों फफूंद। हाँ, तो मित्र फफूंद होता है। तो ये इससे आपको उपचारित करना है, और किस मात्रा में करना है वो भी बता दूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लगभग 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और उसको लगभग 1 किलो बीज में मिलाना है। तो इस हिसाब से, मतलब आप जितना बीज ले रहे हैं उस हिसाब से, इस मेजरमेंट के हिसाब से ट्राइकोडर्मा ले लीजिएगा। दोस्तों जो रोग होता है वो आपके बीजों में भी लग सकता है, बीज यानी सीड्स में भी लग सकता है। तो बीजों को, रोगों के लिए आपको क्या करना है, बीज को बुआई से पहले आपको तेज धूप में सुखाकर उस बीज को रखना है दोस्तों। और दोस्तों याद रहे एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपके बीज की नमी 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी जो बीज की नमी है वो 12% से ज़्यादा हुई तो उसमें रोग के लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहली बात कि जो बीज है उसे तेज़ धूप में सुखा कर रखना है और नमी 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है रोगों को मिटाने के लिए, कि आपके फसल में जो
जो रोगग्रस्त पौधे हैं, मतलब थोड़े थोड़े पौधों में जो रोग लग रहा है, तो रोग को फैलने से पहले वो जो पौधे हैं उन्हें जड़ से उखाड़कर अपने खेत से अलग कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनमें जो रोग लग रहा है वो आपकी पूरी फसल में फैले ना। तो ये याद रखिए दोस्तों, जो रोग है उसके फैलने से पहले ही जो रोग से ग्रसित पौधे हैं उन्हें जड़ से उखाड़कर आपके खेत से अलग कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो जो 3-4 चीज़ें पहले 2 टॉपिक में कॉमन थी, वही कुछ इसमें भी कॉमन है। जैसे कि दोस्तों गर्मी में गहरी जुताई करना। अब गर्मी में गहरी जुताई करने से जो बीज होते हैं खरपतवार के, वो तेज़ धूप से नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, उचित फसल चक्र यानी कि क्रॉप साइकिल को अपनाना। और तीसरी बात जो दोस्तों ये है कि आप जब भी अपने फसलों के बीज लगाएं ना, तो ये बात सुनिश्चित कर लें कि वो पूर्ण रूप से साफ़ हो, सही हो, उसमें कोई खरपतवार का अन्य बीज ना हो दोस्तों। क्योंकि यही गलती हमसे हो गई थी। हमने जो अकर करा कालमेघ होता है, तो कालमेघ जो इस खेत में वीडियो बना रहा हूँ ना, उसी खेत में कालमेघ लगाया था हमने, और अब उसमें अश्वगंधा है। तो जो क्या हुआ, जो कालमेघ के बीज के साथ दोस्तों अमरबेल के बीज आ गए। अब वो अश्वगंधा में कई कई जगह अमरबेल ने अपना प्रकोप दिखा रही है, पैचेस बन गए। और दोस्तों खरपतवार का प्रकोप रोकने के लिए आपको अच्छी सड़ी हुई खाद का, गोबर की खाद का अपने खेतों में यूज करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जो खरपतवार के पौधे होते हैं उनमें बीज का बनने से पहले ही आपको अपने खेत से अलग कर देना चाहिए दोस्तों। होता क्या है कि जो खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जब छोटे होते हैं, जब हम उसकी निदाई गुड़ाई कराते नहीं है या फिर हम उसे निकालते नहीं है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें बीज डेवलप हो जाते हैं। तो जो बीज होते हैं वो अपनी मिट्टी में वापस से जर्मिनेट होने लग जाते हैं। तो अगले साल भी वो खरपतवार डबल से पैदा हो जाते हैं। तो अगले साल हमें ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों जो खरपतवार होते हैं उसका जो बीज बनने से ही पहले अपने खेतों से उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए। और दोस्तों आपके जो कृषि के यंत्र होते हैं, जैसे आपके छोटे छोटे यंत्र जैसे सब्बल, फावड़ा हो गया, इन्हें तो आपको धो लेना चाहिए। और जैसे बड़े जो यंत्र होते हैं, जैसे पिलाव हो गया, आपकी सीडल मशीन होती, इन्हें एक खेत से दूसरे खेत से ले जाने से पहले आपको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, अच्छे से धो लेना चाहिए, ताकि जो एक खेत में अगर खरपतवार हो रही है तो वो दूसरे खेत में ना जा सके दोस्तों। तो इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आखिरी में कुछ चुनिंदा बातों का और ध्यान रख लो खरपतवार नियंत्रण के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो जैविक प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने खेतों में सेटल सीड बेड टेक्निक का उपयोग करना चाहिए खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। अब ये क्या भला होती है सेटल सीड बेड टेक्निक? तो दोस्तों इस टेक्निक में कुछ नहीं करते हम, काफ़ी आसान है। इसमें क्या करते हैं, आप खेतों में मतलब पानी फेर देते हैं, उसमें इरिगेशन कर देते हैं, जिसके बाद आप मौका देते हैं खरपतवार को उगने का। अब जैसे ही खरपतवार उगती है तो उसको आप उखाड़ देते हैं या मतलब कल्टीवेटर चला के उसको नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद फिर आप अपनी फसलों को लगाते हैं। अब दोस्तों वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो मैं आपसे एक सुझाव चाहूँगा कि दोस्तों जो गाजर घास होती है आप सभी जानते हैं, इससे हर किसान परेशान होता है यार। तो क्या आपको भी उस पर कोई सुझाव चाहिए या आपके पास कोई आइडिया हो किस तरीके से उसको कम करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद उस गाजर घास को किस तरीके से नष्ट करना चाहिए जैविक माध्यम से, उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ऐसी फसल करते हैं जैसे कि सब्जी हो गया, साग सब्जी की फसल करते हैं, तो ऐसे में आपको दोस्तों खरपतवार को रोकने के लिए आपको मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। और ध्यान रखें मल्चिंग पेपर महंगा आता है, तो उसको आप इस तरीके से अपना डिज़ाइन करें, मतलब खेत की वो करें कि आप 3-4 बार लगातार उस मल्चिंग पेपर से अपनी खेती ले सकें। तो इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि निराई गुड़ाई का उपयोग करना चाहिए दोस्तों आपको खरपतवार हटाने के लिए। अब निराई गुड़ाई शुरुआत के साल में तो आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, अगर ये आप 3-4 सालों के लिए लगातार करते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो तीसरा या चौथा साल रहेगा ना, आपके खेतों से मतलब गायब होती हुई चीज़ें आपको दिखेंगी, ये खरपतवार जैसी चीज़ें। तब तक के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।